advocate Avi Sahai and welcome back to part 2 of our series that is law of tort. So हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि टॉर्ट का नेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और हमने टॉर्ट को क्राइम से डिफरेंशिएट किया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंशिएट किया और फिर हमने ये भी पढ़ा कि क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि एक एक्ट को टॉर्ट बनने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना होता है। अगर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो एक एक्ट टॉर्ट होता है। अभी इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिनको फुलफिल करना होता है एक एक्ट को टॉर्ट बनने के लिए। तो आइए देखते हैं। सो टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है। ये हमने अपने पहले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि टॉर्ट क्या होता है, वो एक सिविल रॉन्ग होता है। बट सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। और वो कौन कौन से नहीं होते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये हमें किसने बताया? ये हमें एक जूरिस्ट है सैलवेट, उन्होंने भी बताया। और लिमिटेशन एक्ट में भी यही डेफिनेशन दी गई है कि टॉर्ट क्या होता है, वो एक सिविल रॉन्ग होता है। बट वो क्या इंक्लूड नहीं करता है? वो इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को नहीं करता है। सो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ये हमें पता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। अब लेकिन टॉर्ट किन चार एलिमेंट से बनता है? वो होता है दे आर मेड अप ऑफ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। वो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स से बनता है। और अगर हमें डैमेज सीक करना है, अगर हमें डैमेज क्लेम करना है टॉर्ट के लिए, तो हमें इन्हीं एसेंशियल्स को प्रूव करना पड़ता है। अगर हम ये एसेंशियल्स प्रूव कर लेंगे तो हमें डैमेज क्लेम करने का राइट मिल जाएगा। पर अगर हम फेल होते हैं, इफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एब्सेंट, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट एब्सेंट होता है तो द टॉर्ट कैन नॉट बी प्रूव। तो मतलब कि टॉर्ट प्रूव नहीं हुआ है एंड कॉम्पेंसेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो आपको टॉर्ट के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। सो बेसिकली ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तभी एक एक्ट को टॉर्ट माना जाता है। अब वो कौन से 4 एसेंशियल्स हैं? वो 4 एसेंशियल्स हैं रॉन्गफुल एक्ट, वो 4 एसेंशियल्स हैं रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, कॉजेशन ऑफ लीगल इंजरी, लीगल रेमेडी और अनलिक्विडेटेड डैमेज। सो अगर हमें इसके लिए ट्रिक चाहिए कि हमें ये याद रहे कि वो कौन कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं टॉर्ट के लिए, वो होते हैं W, I, L, D, Y। W मतलब wrongful act और omission, I मतलब injury, L मतलब legal remedy and D for damages। तो अगर हमें याद रखना है कि वो कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो हमें वाइल याद रखना है और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक एक्ट को टॉर्ट बनने के लिए। अब हम इन एक एक एलिमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन क्या होता है। हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि एक्ट और ओमिशन कब टॉर्ट बन जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, तो बेसिकली सिर्फ एक एक्ट ही टॉर्ट नहीं होता। अगर आपने किसी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है जो कि लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो ड्यूटी करनी थी, वो ड्यूटी फुलफिल करनी थी और आप नहीं करते हो, तो भी आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो। सो बेसिकली टू एस्टैब्लिश अ टॉर्ट, अगर हमें टॉर्ट एस्टैब्लिश करना है, तो एस्टैब्लिश अ टॉर्ट जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि प्रेजेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और द फेलियर टू एक्ट। सो अगर हमें ये प्रूव करना है कि हमारे साथ टॉर्ट कमिट हुआ है या किसी ने टॉर्ट कमिट किया है, हमें डैमेज चाहिए, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हमें ये प्रूव करना है कि वहां पे रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। और अगर रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ है तो हमें फेलियर टू एक्ट हुआ है। फेलियर टू एक्ट किस चीज का? उस चीज का जो लॉ हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें करना चाहिए। सो पहली रिक्वायरमेंट होती है हमें फुलफिल करनी है, पहली रिक्वायरमेंट जो हमें प्रूव करनी है वो है रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। दिस एक्ट और ओमिशन must either violate someone's legal right। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने wrongful act कर दिया तो हमें टॉर्ट के लिए डैमेज मिल जाएगा। उस wrongful act या omission से किसी की लीगल राइट का ब्रीच होना चाहिए, वो वायलेशन होना चाहिए, या फिर आपने अपनी किसी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया। अगर आपने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच किया है या आपने किसी की लीगल राइट का वायलेशन किया है, तो मतलब कि वहां पे wrongful act और omission हुआ है और इसके लिए आप टॉर्ट के लिए टॉर्ट के अंदर डैमेज क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल, अब अगर किसी ने अपने घर में सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगाया है, तो कैमरा लगाना कोई रॉन्गफुल एक्ट तो है नहीं, ना ही ओमिशन है, लेकिन ऐसा होता है कि वो कैमरा सीधा नेबर के बेडरूम विंडो पे पॉइंट आउट करता है और उसके
गलत बात तो है नहीं, पर हम यहाँ पे टॉर्ट का क्लेम कर सकते हैं, टॉर्ट के डैमेज का क्लेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से, हमने कैमरा लगाया, इसकी वजह से किसी की लीगल राइट का वायलेशन हुआ। सो इसीलिए हम यहाँ पे डैमेज क्लेम कर सकते हैं। Someone installed security cameras that point directly into their neighbor's bedroom window. So this intrusion, even if done under the guise of security, violates the neighbor's right to privacy and is considered as a wrongful act. तो इसको हम एक wrongful act consider करेंगे। अब हम देखेंगे कि एक्ट और ओमिशन क्या होता है। बेसिकली एक्ट कब टॉर्ट बनता है और ओमिशन कब टॉर्ट बनता है, हम इसके लिए भी दो एग्जांपल्स लें। सो टॉर्ट कैसे अराइज होता है? टॉर्ट अराइज होता है फ्रॉम डूइंग समथिंग। सो टॉर्ट कैसे अराइज होता है? टॉर्ट अराइज होता है फ्रॉम डूइंग समथिंग यू शुड नॉट हैव। आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए, तो भी टॉर्ट अराइज होता है। या फिर फेलिंग टू डू समथिंग यू शुड हैव डन, या फिर आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था बट आप फेल हो गए वो करने, तो भी टॉर्ट कमिट हो रहा है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्ट और ओमिशन कब टॉर्ट बन जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अब मैंने किसी के लिए र्यूमर फैला दिया और उस र्यूमर की वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन हो गई, तो इसका मतलब मैंने डिफेमेशन किया किसी और का। तो यहाँ पे मैंने एक रॉन्गफुल एक्ट किया, मुझे किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए था, पर मैंने वहां पे डिफेमेशन किया, तो इसका मतलब मैंने रॉन्गफुल एक्ट किया। बट अगर मैं ओमिशन का एग्जांपल लेती हूँ, तो ओमिशन मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर है, उसने अपने शॉप के बाहर या उसने फ्लोर पे मॉपिंग की है और वहां पे मॉपिंग की वजह से फ्लोर गीला है और वहां पे उसने वार्निंग साइन लगाना भूल गया कि अभी फ्लोर गीला है यहाँ पे। सो इससे क्या हुआ? कोई स्लिप कर गया, तो क्या यहाँ पे भी टॉर्ट कमिट हो रहा है? क्योंकि उसने कोई एक्ट तो ऐसा किया नहीं है कि रॉन्गफुल हो, बट वो वार्निंग साइन लगाना भूल गया, उसको लगाना चाहिए था वहां पे। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी ओमिशन की वजह से अगर किसी की लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है या वायलेशन होता है, तो यहाँ पे भी टॉर्ट कमिट हो रहा है, तो भी यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं। तो एक्ट और ओमिशन ये होता है। अब हम देखेंगे कि सारे एक्ट, हो सकता है कि वो एक्ट ऐसा ना हो, जैसे मैंने पहला एग्जांपल भी लिया कि कोई अपने घर में कैमरा लगा रहा है, तो कैमरा लगाना कोई गलत बात तो है नहीं, वो तो सिक्योरिटी पर्पस से लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई एक्ट ऐसा हो जो इनोसेंट दिखता हो, कोई एक्ट ऐसा हो जो इनोसेंट दिखता हो ऑन द सरफेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्मलेस है इन द आई ऑफ लॉ। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई एक्ट इनोसेंट है तो वो आई ऑफ लॉ में उसको हार्मलेस माना जाए। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए है, ए ने अपने घर पे कोई डेकोरेटिव पीस लगाया है, लाइक अपने गार्डन में उसने फाउंटेन लगा लिया। तो फाउंटेन लगाना कोई गलत बात नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसको एंजॉय करना चाहता है, उसमें फाउंटेन लगाना चाहता है, वो उसकी मर्जी। पर इससे होता क्या है, उस फाउंटेन के लीकेज की वजह से अंडरग्राउंड पानी चला जाता है नेबर के घर में, और नेबर के घर में वो नेबर का घर को, नेबर की प्रॉपर्टी को खराब करता है, डैमेज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नेबर के राइट, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी एंजॉय करे, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वाटर लीकेज वहां तक पहुंच जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी खराब हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम डैमेज क्लेम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्ट अगर इनोसेंट है तो हम डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। हो सकता है वो एक्ट इनोसेंट हो, वो एक्ट इनोसेंट ही था कि अगर मैंने अपने घर पे एक फाउंटेन लगाया तो वो इनोसेंट एक्ट है, मैंने किसी को परेशान करने के लिए तो लगाया नहीं। पर अगर उससे वाटर लीकेज हो रहा है और वो दूसरे के घर में जाके उसकी प्रॉपर्टी खराब कर रहा है, तो वहां पे लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो भी हम डैमेज यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो भी हम कहेंगे कि फर्स्ट एसेंशियल जो है वो टॉर्ट का फुलफिल हो रहा है। अब हम देखेंगे कि सेकंड एसेंशियल क्या होता है टॉर्ट का। अब हमारा है WILD। W हो गया रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, I होता है इंजरी। अब इंजरी लीगल इंजरी होनी चाहिए। हम ये बताएंगे कि अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, एक अगर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ट्रू हो चुका है, तो हम सेकंड एलिमेंट पे आएंगे। और
अगर रॉन्गफुल एक्ट से कोई हार्म कॉज हो रहा है और डैमेज हो रहा है प्लेंटिफ को, तो हम कहेंगे कि वहां पे इंजरी हुई। पर हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए दो लीगल मैक्सिम्स देखेंगे। वो कौन सी दो लीगल मैक्सिम्स हैं? पहली है डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरी है इंजूरिया साइन डैमनम। अब हम इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग समझेंगे इंग्लिश में, तब पता चलेगा कि ये बोलते क्या है। सो डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, एंड इंजूरिया मतलब होता है इंजरी। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। दूसरा अगर हम देखें, मैंने क्या बताया? इंजूरिया मतलब होती है इंजरी, साइन मतलब होता है विदाउट, और डैमनम मतलब होता है डैमेज। सो डैमेज विदाउट इंजरी या इंजरी विदाउट डैमेज। सो अब हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों केसेस में से किस केस में डैमेज क्लेम करने का राइट है, और हम ये कैसे समझेंगे? अभी ये आगे हम एक लैंडमार्क केस पढ़ेंगे, उससे समझ आएगा कि हम कहाँ पे डैमेज क्लेम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो पहली मैक्सिम्स, पहली मैक्सिम क्या थी? डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम मतलब डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। सो डैमेज विदाउट इंजरी, यहाँ पे लीगल इंजरी की बात होगी। सो डैमनम साइन इंजूरिया refers to a situation where damage is caused to a person without any infringement of their legal right. So यहाँ पे किसी को डैमेज तो हो रहा है, लेकिन उसकी कोई भी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन नहीं हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे डैमेज क्लेम कर सकते हैं टॉर्ट के अंदर? तो इसका आंसर है इन सच केसेस ऑल्दो एक्चुअल हार्म और लॉस अकर्स, यहाँ पे एक्चुअल हार्म और लॉस तो अगर हो रहा है, इट डज नॉट गिव राइज टू लीगल लायबिलिटी, बट इससे हमारे ऊपर कोई लीगल लायबिलिटी नहीं बनती। हम ये समझेंगे कि एग्जाम्पल से, तो हमें बेटर समझ आएगा कि क्या वो बोलना चाह रही है ये मैक्सिम। तो ये बोलना चाह रही है कि सपोज एक्स है और एक्स ने एक टैक्सी खरीदी और वो टैक्सी चलाना शुरू करता है। वो क्या करता है? वो अपनी टैक्सी का फेयर बहुत कम रखता है बाकी सारे टैक्सी वालों से। तो क्या होता है कि लोग उसको प्रेफर करते हैं। इसके कम फेयर रखने की वजह से बाकी लोगों को लॉस हो रहा है, बाकी लोगों के एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि बाकी लोगों को डैमेज हो रहा है, बट क्या यहाँ पे किसी की लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है? तो हम आंसर करते हैं अगर इसको, तो इसका मतलब नहीं हो रहा है ना। अगर मैंने टैक्सी खरीदी, वो मेरी चॉइस है, मेरे को कितना फेयर रखना है। अगर कोई कम फेयर रख रहा है तो ये उसकी चॉइस है, कोई ज्यादा फेयर रख रहा है तो ये उनकी चॉइस है। यहाँ पे किसी का लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। ये मेरी मर्जी है कि मैं टैक्सी खरीदना चाहती हूँ, मैं टैक्सी चलाना चाहती हूँ, मैं टैक्सी का फेयर कितना रखना चाहती हूँ। तो इसका मतलब डैमेज हुआ पर किसी की लीगल राइट का वायलेशन नहीं। तो हम ऐसे केसेस में डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। अगर हम नोट देखें, to constitute a tort there must be a violation of legally protected right, not purely the occurrence of damage. So हमें अगर टॉर्ट का ये एलिमेंट एस्टैब्लिश करना है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी लीगली प्रोटेक्टेड राइट का इन्फ्रिंजमेंट या वायलेशन हुआ है। हमें सिर्फ डैमेज अगर हुआ है, इसकी वजह से हमें डैमेज का कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर हमारी लीगल राइट यहाँ पे वायलेट होती है तो हम यहाँ पे डैमेज क्लेम कर सकते हैं। अब हम इसके लिए लैंडमार्क केस देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि क्या इस केस में हमें डैमेज होने पे क्लेम मिला, कॉम्पेंसेशन मिला या नहीं। तो ये डैमनम साइन इंजूरिया के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करता है ये केस। इस केस में क्या होता है? इस केस का नाम है ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल केस। तो इस केस में क्या होता है? इसमें एक स्कूल मास्टर रहता है, वो स्कूल मास्टर ग्लॉचेस्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ाता है, पर वो कुछ टाइम बाद उस स्कूल को छोड़ के, ग्लॉचेस्टर स्कूल को छोड़ के अपना एक स्कूल खोल लेता है सेम टाउन में, और वो वहां की फीस कम रखता है, उस ग्लॉचेस्टर स्कूल से अपनी फीस कम रखता है। तो इसकी वजह से इस स्कूल को काफी लॉस होता है, ना ही सिर्फ बच्चों का लॉस होता है बट फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो यहाँ पे डैमेज तो हो रहा है। तो क्या ये स्कूल, अब इशू आता है कि क्या ये स्कूल कॉम्पेंसेशन के लिए
इसके ऊपर केस कर सकता है ये जो स्कूल मास्टर है? तो आंसर इज नो। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपकी ये लीगल राइट नहीं है कि एक टाउन में एक ही स्कूल रहेगा, हो सकता है 2 स्कूल रहे, हो सकता है 3 स्कूल रहे, वो उसकी मर्जी है उसको अपने स्कूल की फीस कितनी रखनी है। तो आप यहाँ पे डैमेज क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको डैमेज हुआ है पर आपके कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ। तो एक बार हम ये केस को रीड करें। इन Gloucester's grammar school case, a schoolmaster who had left the Gloucester's grammar school set up a rival school. वो एक rival school लगा लेता है किस टाउन में? सेम टाउन में, and began offering education at lower fees. वो lower fees में अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करने लगता है। As a result, the original school suffered a significant loss. जो ओरिजिनल स्कूल है बेसिकली जो क्लॉचेस्टर स्कूल है उसको लॉस हो जाता है। एंड सिर्फ उसको स्टूडेंट का लॉस नहीं, इनकम का भी लॉस होता है। द इशू बिफोर द कोर्ट वाज कि whether the original school could claim damages for the financial loss caused by the competition. क्या वो क्लेम कर सकते हैं कंपटीशन की वजह से? तो कोर्ट held that although the school had suffered economic damage, there was no violation of any legal right. Therefore, the new schoolmasters action did not amount to a tort. इसलिए वो tort नहीं है। और इस केस ने क्या एस्टैब्लिश किया था? इस केस ने एस्टैब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया। इसी केस ने एस्टैब्लिश किया था इस लीगल मैटर को। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम मतलब डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। अब हम देखेंगे इंजूरिया साइन डैमेज, इसकी ऑपोजिट में क्या हमें वहां पे डैमेज क्लेम करने का राइट है या नहीं? आइए देखते हैं। सो इंजूरिया साइन डैमेज, यहाँ पे इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। सो हमें इंजरी हो रही है और हमें इंजरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हम लीगल इंजरी की बात कर रहे हैं, लीगल राइट के वॉयलेशन की बात कर रहे हैं। लीगल राइट के वॉयलेशन की वजह से हमें कोई इंजरी हो रही है और डैमेज। सो इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज। सो इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है, refers to a situation where person's legal right is violated. Legal right का violation हो रहा है, even though no actual loss or physical damage has occurred. Even though वहाँ पे कोई physical loss या कोई damage नहीं हो रहा, हमें कोई tangible loss भी नहीं हो रहा, तो क्या हम ऐसे केसेस में damage claim कर सकते हैं? क्या हम ऐसे केसेस में compensation claim कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, in such cases, the mere infringement of a legal right is sufficient. Mere अगर किसी की लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो सफिशिएंट है। वो डैमेज टेंजिबल हो, दिख रहा हो, ना हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर किसी की लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो वहां पे टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और वो डैमेज क्लेम कर सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक पब्लिक पार्क में जाना था पर मुझे वहां पे जाने से मना कर दिया। क्या अगर मैं पब्लिक पार्क में नहीं जाऊंगी तो मुझे कोई डैमेज हो रहा है, मुझे फाइनेंशियल, इमोशनल, मनी का लॉस कुछ हो रहा है? नहीं। पर क्या उस पार्क में जाना मेरी लीगल राइट है? तो राइट टू फ्रीडम और राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम जा सकते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारे पास लीगल राइट है कि हम एक पब्लिक पार्क में जा सकते हैं। तो क्या ऐसा केस है तो क्या मैं यहाँ पे डैमेज क्लेम कर सकती हूँ? तो हाँ जी, मैं यहाँ पे डैमेज बिल्कुल क्लेम कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लीगल राइट है, मैं जहाँ जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, पर मुझे वहां जाने से रोका गया। डैमेज हुआ या नहीं इससे मतलब नहीं है, लीगल राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ मतलब टॉर्ट कमिट हुआ, मैं डैमेज क्लेम कर सकती हूँ। अब हम यहाँ पे भी देखेंगे एक केस, एशबे वर्सेस वाइट, 1703 का केस है। तो इस केस में क्या होता है, मिस्टर एशबे होते हैं, उनके पास राइट टू वोट होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे पास अगर हम 18 ईयर्स से ऊपर है तो हमारे पास राइट टू वोट है। पर मिस्टर वाइट ने क्या किया, मिस्टर वाइट ने उनको वोट देने से रोका। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनकी लीगल राइट की राइट टू वोट है वो उसका वायलेशन हो जाता है। तो क्या यहाँ पे, पर ऐसा होता है कि वो जिस कैंडिडेट को वोट देने जाना चाहते हैं वो कैंडिडेट एंड में जीत जाता है। तो यहाँ पे उनको कोई लॉस भी नहीं होता है, कोई डैमेज भी नहीं हो रहा है। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया पर वो कैंडिडेट तो जीत गया जिसको वो वोट देना चाहते थे। तो क्या यहाँ पे हम लीगल राइट के वायलेशन के लिए डैमेज क्लेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया कि डैमेज से मतलब नहीं, लीगल राइट से मतलब है।
तो इस केस को पढ़ते हैं। मिस्टर एशबे was allowed to vote according to the law. उनके पास राइट टू वोट था अकॉर्डिंग टू लॉ, पर मिस्टर वाइट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। मिस्टर वाइट ने क्या किया, उनको रोका ये करने से। इवन दो मिस्टर एशबे डिडंट सफर एनी लॉस, उनको कोई लॉस नहीं होता है। क्यों लॉस नहीं होता है? बिकॉज द कैंडिडेट ही वांटेड टू वोट फॉर हैड ऑलरेडी वन, जिसके लिए वो वोट करना चाहते थे वो ऑलरेडी जीत चुका है। द कोर्ट स्टिल सेड दैट मिस्टर वाइट वाज रॉन्ग। कोर्ट ने कहा वाइट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने किसी की लीगल राइट का वायलेशन किया। द कोर्ट डिसाइडेड दैट हार्म डजंट जस्ट मीन लूजिंग मनी। हार्म का मतलब सिर्फ पैसा लूज करना नहीं होता, इट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ डैमेज। वो कोई भी टाइप का डैमेज हो सकता है। उसकी लीगल राइट का वायलेशन हुआ तो इसका मतलब कि उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कोई फिजिकल लॉस हुआ है, कोई टैंजिबल लॉस हुआ है या नहीं। सो इसके साथ हमने सेकेंड एलिमेंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड एलिमेंट, जो वो बताता है कि ये टॉट है या नहीं। अब हम थर्ड एलिमेंट देखेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है? लीगल रेमेडी। सो ये एक लीगल मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है। वो कौन सी लीगल मैक्सिम है? यूबी जस्ट इबी रेमेडी। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर विल बी रेमेडी। जहां जहां पे राइट होगा वहां वहां पे रेमेडी होगी। सो क्या होता है? यूबी जस्ट remedial, where there will be right there will be remedy. So ये थर्ड एलिमेंट क्या करता है? ये थर्ड एलिमेंट राइट देता है प्लेंटिफ को लीगल रेमेडी सीख करने का। कब करने का? जब प्लेंटिफ गेट इंजर्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर लीगल राइट। अगर प्लेंटिफ इंजर हो रहा है व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर लीगल राइट तो उनके पास राइट है कि वो रेमेडी सीख कर सकते हैं टॉर्ट के अंदर। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स है, वो अपना गार्बेज रोज अपने बैकयार्ड में जलाता है, जिसकी वजह से वाई को प्रॉब्लम होती है स्मेल की वजह से और स्मोक की वजह से। सो वाई क्लीन एनवायरनमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा, वाई अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो वाई क्या कर सकता है? वाई कोर्ट जा सकता है और वो बोल सकता है कोर्ट को कि एक्स को ऑर्डर दिया जाए कि वो न्यूसेंस ना करे और वो गार्बेज जलाना बंद करे। तो यहाँ पे वाई के पास राइट है कि वो कोर्ट जाके कोई भी लीगल रेमेडी को सीख कर सकता है। तो यही है हमारा थर्ड एसेंशियल। अब हम जाते हैं फोर्थ एसेंशियल। फोर्थ एसेंशियल क्या है? फोर्थ एसेंशियल है हमारा अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब मैंने बताया था कि दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड हमें पहले से पता होता है कि अगर हमने किसी राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया, कोई वॉयलेशन किया तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता है मुझे कितना पे करना पड़ेगा। पर अगर हम अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात करें तो फॉर एग्जांपल एल है, वो अपना एक कैफे चलाता है और एम की स्कूटर नीचे खड़ी रहती है। वो क्या होता है, एक दिन एल ने एक बहुत बड़ा सा साइन बोर्ड अपने एंट्रेंस पे लगा रखा था। एक दिन बहुत हवा चल रही होती है तो जो एम की स्कूटर पार्क्ड होती है नीचे, उसके ऊपर जाके गिर जाती है और उसकी स्कूटर डैमेज हो जाती है। तो क्या यहाँ पे एम को एल को कितना पे करना हमें पता है? नहीं। तो जब एम यहाँ पे लीगल रेमेडी सीख करने कोर्ट जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि एल को एम को कितना पे करना पड़ेगा उसके डैमेज के लिए। तो यही होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, कि हमें कितना पे करना है ये कोर्ट में जाके डिसाइड होता है कि हमें कितना किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के साथ न्यूसेंस कमिट करने के लिए, ट्रेसपास करने के लिए हमें किसको कितना डैमेज पे करना है, कितना हम क्लेम कर सकते हैं, ये हमें बाद में पता चलता है। हमें पहले नहीं पता होता है कि हमें किसको कितना पे करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जनरल डिफेंसेस अंडर टॉर्ट। सो आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया कि एक एक्ट टॉर्ट कब बनता है, एक एक्ट टॉर्ट कब बनता है जब उसमें चार एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो चार एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वाइड, डब्ल्यू मतलब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, आई मतलब इंजरी और यहाँ पे लीगल इंजरी की बात हो रही है, एल मतलब लीगल रेमेडी और डी मतलब डैमेजेस। डैमेजेस किस टाइप के? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलते हैं टॉर्ट में। कोर्ट बताएगा कि हमें किसको कितना डैमेज पे करना है।